अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स की। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स हम जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कंप्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली हमारी जो डीएनएस की रिक्वेस्ट हैं वो उस सर्वर तक जाएंगी और वापस आएंगी। चलें, हम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस नहीं करते और हम इसको सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, खैर, नेक्स्ट बात आती है गूगल फ़ॉन्ट्स की। अगर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उनको लोकली होस्ट करें, कि हर बार वो गूगल से सर्व ना हो बल्कि आपके ही सर्वर पर लोकली होस्ट हों और वहीं से ही सर्व हों। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह गूगल फ़ॉन्ट्स को हम लोकली होस्ट कर सकते हैं और बार-बार जो डीएनएस की रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात आती है लेजी लोड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड लकली एंड फॉर्चुनेटली अब वर्डप्रेस ने बिल्ट इन तौर पर इस फीचर को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें किसी एक्सटर्नल प्लगइन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेजी लोड होता क्या है? देखें, आपकी वेबसाइट लेट्स सपोज 10 इमेजेस शो करवा रही है, जो कि अबव द फोल्ड एक इमेज है, उसके बाद मिड में है 3-4 उसके बाद है, और इस तरह आपके पूरे पेज इमेजेस से तकरीबन लदा हुआ है। तो होता ये है कि, बल्कि होता ये था कि आपके वो 10 के 10 इमेजेस पेज लोड होने के साथ ही लोड हो जाते थे। अब 10 इमेजेस अगर वो 3 या 4 MB के भी हों तो भी वो अच्छा खासा टाइम ले जाते थे और आपका पेज लोडिंग पे लगा रहता था। तो अब क्या होता है लेजी लोड से, कि आप जब तक उस स्पेसिफिक जगह तक स्क्रॉल नहीं करते अपने पेज को, वो इमेज लोड नहीं होता और एक एक्स्ट्रा बर्डन जो हमारी पेज स्पीड पे पड़ता था वो अब नहीं पड़ता। तो लेजी लोड ये है कि जब तक फोकस उस इमेज तक ना जाए तब तक वो लोड ना हो। सेम विद यूट्यूब एम्बेड्स। अगर आपने यूट्यूब से वीडियो या किसी और प्लेटफॉर्म से वीडियो एम्बेड की हुई है अपने वेब पेज के अंदर, तो वो भी लेजी लोड होनी चाहिए, कि जब तक उस पॉइंट तक आपका यूज़र ना जाए, स्क्रॉल ना करे, तब तक उसका लोड नहीं होना चाहिए। इससे आपकी जो पेज स्पीड है उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद सबसे कॉमन और सबसे बड़ा मसला भी कह सकता हूँ, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मिनिफिकेशन। देखें, वर्डप्रेस के जो थीम्स होते हैं वो इस तरह से बनाए गए होते हैं कि उन पे जो एक लेट्स सपोज CSS फाइल है जो उस थीम की ब्यूटिफिकेशन में अपना रोल प्ले करती है, वो हर पेज पर लोड होगी। चाहे वो होम पेज है, चाहे वो सिंगल पोस्ट वाला पेज है, या चाहे वो ऑथर पेज है, या डेट बेस्ड आर्काइव है, वो हर पेज पर लोड होती है। तो अब होता ये है कि लेट्स सपोज आपका होम पेज के लिए जो CSS रिक्वायर थी, हो सकता है उसमें से बहुत सारा एलिमेंट ऐसा भी हो जो कि सिंगल आर्टिकल वाले पेज पर रिक्वायर ना हो, लेकिन वो दोनों पेजेस पे मुकम्मल लोड होगी। इसको कहते हैं अनयूज्ड CSS, कि एक पेज के लिए जो चीज़ रिक्वायर है वो यूज्ड CSS है, जबकि जो दूसरे पेज के लिए रिक्वायर थी उस पेज के लिए नहीं है जो हमारे सामने लोड हो रहा है, तो ये अनयूज्ड CSS कहलाएगी। सो आपका एक बहुत बड़ा बर्डन आप थ्रू आउट द वेबसाइट लिए फिरते हैं अनयूज्ड CSS, अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में। लेकिन इसको बड़ा कॉशियसली आपने देखना है, क्योंकि अगर आप इसको गड़बड़ कर बैठे, अगर आप इसको ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में कोई इशू हो गया, तो आपकी वेबसाइट ब्रेक भी हो सकती है और वो लोडिंग से रुक भी सकती है। तो मैंने आपको बताना था, आपको आइडिया होना चाहिए। आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करके और अच्छे तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही अनयूज्ड CSS या अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट को आप मिनीफाई कर सकते हैं। और साथ साथ आपने HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं, एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं, उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं और इस अमल को कहते हैं मिनिफिकेशन। सो HTML को अगर आप क्लीन करेंगे तो HTML मिनिफिकेशन होगी, इसी तरह CSS मिनिफिकेशन, जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन। हम इस मिनिफिकेशन के काम के लिए, चूँकि बहुत बड़ा एक मसला है और हमने इस मसले को ज़रूर ठीक करना है, तो इसके लिए भी हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे जो कि डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगेन, अब हर मसला ही एक से बढ़कर एक निकलता है। एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट। आप जब भी अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करने जाएंगे ना, आपको इस एरर से वास्ता ज़रूर पड़ेगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये ज़रूर मैसेज आएगा कि एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट, या इसको सही करो। जावास्क्रिप्ट या एंड CSS का भी ऑप्शन हो सकता है वो साथ हो। ये होता क्या है?
देखिए आपका वेब पेज लोड हुआ और वो एक तरतीब के साथ लोड होना स्टार्ट हुआ। अब दरमियान में नॉर्मली हेड सेक्शन में या टॉप वाला जो हमारे पेज का सेक्शन होता है उसमें हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स नॉर्मली लोड होती हैं। अब जब कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड हुई जिसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, अब वो बाकी पेज की जो रेंडरिंग है उसको ब्लॉक कर देती है कि जब तक वो जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड नहीं होगी बाकी पूरा पेज भी रुका रहेगा और लोड नहीं होगा। इसको कहते हैं रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट। और इसी तरह सीएसएस पे भी ये चीज़ अप्लाई हो सकती है कि जब तक सीएसएस लोड ना हो कंप्लीट बाकी पेज लोड ना हो। सो इसको कहते हैं रेंडर ब्लॉकिंग, कि जो रेंडरिंग है बाकी पेज की वो उस जावास्क्रिप्ट के फाइल ने या सीएसएस ने ब्लॉक कर रखी है और बाकी पेज लोड नहीं हो रहा। तो नॉर्मली होना ये चाहिए कि एसिंक्रोनसली हर चीज़ पैरेलल डाउनलोड हो, कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो भी साथ लोड हो रही हो और बाकी का जो पेज है वो लोड होने से ना रुके, वो भी कंटिन्यूसली लोड होना चाहिए। तो अगर आप उस जावास्क्रिप्ट को डेफर कर देंगे या उसको ये कह देंगे कि बाकी पेज लोड हो जाए, जावास्क्रिप्ट चूंकि एक क्रूशल चीज़ है वो बाद में लोड हो, तो ये सोल्यूशन भी बिल्कुल वैलिड है। या अगर आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट भी लोड होता रहे और बाकी पेज के एलिमेंट्स भी लोड होते रहें, तो ये सोल्यूशन भी बिल्कुल वायबल है। अभी हम देखेंगे कि इन दोनों ऑप्शंस को हमने कैसे यूज़ करना है। और रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट जो कि बहुत बड़ा मसला है पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, और जब आप चेक करने जाएंगे तो आपको ये इशू ज़रूर आएगा। और आपके पास अगर आप फ्रीलांसिंग करने की ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उनमें भी सबसे बड़ा मसला यही होगा, रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट। अगेन इसको भी बड़ा कॉशियसली आपने यूज़ करना है, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट को आपने डेफर किया और वो नीचे वाले किसी एलिमेंट के लिए रिक्वायर्ड था तो यहाँ से भी आपको इशू क्रिएट हो सकता है। सो ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको पहले अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिकल करें और टेस्ट करें, देन अपने लाइव जो वेबसाइट है उस पर अप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद अपने जो ब्लॉग है, जो आपको वर्डप्रेस की साइट है, उसको अप टू डेट रखें, उसका वर्जन ओल्डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये सिक्योरिटी का भी फ्लॉ है, मतलब आपने चीज़ों को अपडेट नहीं रखा, आप पुराना वर्डप्रेस का वर्जन यूज़ कर रहे हैं और उस वर्डप्रेस के वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटी आ गई है, कोई सिक्योरिटी का इशू आ गया और आपकी वेबसाइट हैक भी हो सकती है। तो ऑलवेज कीप योर वेबसाइट अपडेटेड। इसी के साथ साथ अपने थीम्स और प्लगइन्स को भी अपडेट रखें। हर साल लाखों बल्कि करोड़ों वेबसाइट्स हैक होती हैं और उनमें जो मेजर रीज़न होती है वो यही होती है कि वो थीम या तो कोई ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड नहीं किया गया, फ्री के चक्कर में कहीं से ऐसी जगह से डाउनलोड कर लिया गया जहाँ पे उन्होंने थीम के अंदर कोई फाइल इंजेक्ट कर दी थी या कोई इस तरह का मिलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया था, या इसी तरीके से या वो अपडेट नहीं किया गया था और उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी थी। तो ऑलवेज कीप योर थीम्स, प्लगइन्स एंड वर्डप्रेस अप टू डेट। जब हम बहुत ज़्यादा वर्डप्रेस के प्लगइन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो डेटाबेस के अंदर अपनी एंट्रीज क्रिएट करते हैं। जब हम उसको चाहे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि चाहे हम उस प्लगइन को डिलीट भी कर दें लेकिन जो वर्डप्रेस की एंट्रीज हैं वो मौजूद रहती हैं। तो ऑलवेज मैनेज एंड ऑप्टिमाइज योर वर्डप्रेस डेटाबेस। अपने वर्डप्रेस डेटाबेस को भी आपने ऑप्टिमाइज रखना है। इसके लिए एक सिंपल सा प्लगइन है WP ऑप्टिमाइज, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या इसी तरीके के बहुत सारे और भी प्लगइन्स मौजूद हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अपने SSL को आपने फिक्स रखना है और आपकी वेबसाइट हमेशा HTTPS के साथ लोड होनी चाहिए, सिंपल HTTP के साथ लोड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे करना है और इनका क्या रोल होता है और एक्चुअली वेबसाइट की जो स्पीड है वो मैयर कैसे कर सकते हैं, हम मैयर के दौरान जो इश्यूज आते हैं उनको फिक्स कैसे करना है, ये हम देखते हैं अब प्रैक्टिकली। लेट्स गो। अभी हम देखेंगे कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिकली कैसे करनी है। अगर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज कर रहे हैं या अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट की जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो सबसे पहले स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में बात आती है कैशिंग की। अच्छा, इसमें मैं आपको सादा तरीन अल्फाज में बता देता हूँ कि कैशिंग क्या होती है और ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी ख़ास तौर पर वर्डप्रेस की हम कोई पेज ओपन करते हैं या एज अ यूज़र किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो उसके बिहाइंड बहुत सारे स्क्रिप्ट्स कंबाइन होके, इवन डेटाबेस की रिक्वेस्ट करके, वहाँ से डेटा फैच करके
और बहुत सारे मरहलों से गुजर कर एक पेज बन के हमारे सामने आता है। तो क्या ही बेहतर हो कि जो पेज अब फाइनल वर्जन में हमारे सामने आया वो उसी फॉर्म में कहीं सेव हो जाए, और जब नेक्स्ट विजिटर आए हमारी वेबसाइट पर तो वो वही पेज उसके सामने सर्व हो जाए, बजाय इसके कि जो तमाम जो प्रोसेसिंग हुई थी वो अगेन हो। आई होप कि आपको ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स बात समझ आ गई होगी। हमने जो डेटाबेस की क्यूरीज हैं, जो पेज की फार्मूलेशन है, उस सब का टाइम कम कर देना है और उसको एक स्टैटिक पेज बना के कहीं पे सेव कर लेना है। जब नया विजिटर आए तो बजाय उसके कि वो सारा काम अगेन हो, वहीं से स्टैटिक फाइल सर्व हो जाए और टाइम बच जाए और रिसोर्सेज भी बच जाए और स्पीड भी डेफिनेटली ऑप्टिमाइज हो जाए। तो इसमें पहली बात आती है कैशिंग। कैशिंग के लिए वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं जिनके थ्रू हम अपनी पेज की जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसमें मैं पहले आपको फ्री के ऑप्शन बताऊंगा जिसमें है WP सुपर कैशे और या और नहीं या WP फास्टेस्ट कैशे। इसमें बात याद रखें कि आप कैशिंग का कोई एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। आपने एक या एक से ज़्यादा प्लगइन यूज़ नहीं करने, सिर्फ एक प्लगइन यूज़ करना है। तो अगर आप फ्री में ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को तो उसमें WP सुपर कैशे मेरी पहली प्रेफरेंस है, और उसके अलावा WP फास्टेस्ट कैशे भी बहुत अच्छा है जो कि आपकी पेज की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में बहुत रोल प्ले करता है और आपके यूज़र्स को स्टैटिक कंटेंट सर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे स्पीड भी ऑप्टिमाइज होती है और यूज़र का टाइम भी बचता है और वेबसाइट उसको फास्ट लोड होती है उसके सामने। और प्रीमियम में अगर आप जाएं तो WP रॉकेट इज़ द बेस्ट प्लगइन एवर। WP रॉकेट अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे मज़ीद प्लगइन्स यूज़ करने के झंझट से आज़ादी मिल जाएगी। सो अगर आप WP रॉकेट यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट है। डेफिनेटली प्रीमियम है, आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी कुछ, लेकिन इट्स वर्थ स्पेंडिंग मनी। एक बेहतर अल्टरनेटिव है फ्री का, और लेकिन पैसे आपको साथ यूज़ करने पड़ेंगे। सो WP सुपर कैशे आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, या आप WP फास्टेस्ट कैशे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है और उसके साथ ही आपने जाना है प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। मैं यहाँ पे WP सुपर कैशे या WP फास्टेस्ट कैशे इंस्टॉल करने लगा हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे WP फास्टेस्ट कैशे और यहाँ से आप पहले प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपका WP फास्टेस्ट कैशे का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे आप WP फास्टेस्ट कैशे की जो सेटिंग्स हैं आप प्लगइन्स के पेज से भी एक्सेस कर सकते हैं, और या आपके जो बिल्ट इन साइड बार का मेन्यू है वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखें कैशे सिस्टम, इसको सबसे पहले आपने इनेबल करना है कि हमारा जो डायनामिक पेज होगा उसका एक स्टैटिक वर्जन बना के हमारे पास सेव कर ले, और जब नेक्स्ट यूज़र आए तो उसको डायनामिक पेज सर्व करने की बजाय एक स्टैटिक पेज सर्व करे। अच्छा, प्रीलोड होता है कि आपके कैशिंग सिस्टम को विजिटर के आने से पहले ही बना के रख दे। ये वैसे तो बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, लेकिन ये आपकी होस्टिंग पे एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा, तो फिलहाल हम इसको अनचेक रखते हैं। सो लॉग्ड इन यूज़र डोंट शो द कैश्ड वर्जन फॉर लॉग्ड इन यूज़र, इसको डोंट शो ना करें। वो कहता है कि अगर आपने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है वर्डप्रेस में तो क्या आपको कैश्ड वर्जन शो करवाना चाहिए या नहीं, तो आप अकॉर्डिंगली इसकी सेटिंग इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल डोंट शो द कैश्ड वर्जन फॉर डेस्कटॉप टू मोबाइल डिवाइसेस। ये कहता है कि जो एक मैंने कैशे कर रखा है डेस्कटॉप का पेज, क्या मोबाइल पे भी वही पेज शो करवाऊं? तो इसमें नॉर्मली हम इसको यही कहेंगे कि हाँ, डेस्कटॉप वाले पेज को ही आप मोबाइल पे शो कराओ, क्योंकि हम जो रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस के थीम्स हैं, अभी जो लेटेस्ट थीम चल रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो उसमें आप सेम पेज दोनों को शो करवा सकते हैं। मोबाइल डिवाइसेस पे वो अकॉर्डिंगली अपने आप को अपनी विड्थ हाइट को एडजस्ट कर लेगा। सो दोनों के लिए सेपरेट कैशे करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है न्यू पोस्ट, क्लियर कैशे फाइल्स व्हेन अ पोस्ट और पेज इज़ पब्लिश। जब भी आप नया पेज या नई पोस्ट पब्लिश करें तो आपके कैशे का जो पूरा सिस्टम है उसको रिमूव हो जाना चाहिए और नए सिरे से पेजेस की जो कैशे है वो बनना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर देंगे।
वो पूछता है कि क्लियर ऑल कैशे करूं जब नई पोस्ट हो, या सिर्फ होम पेज या पोस्ट कैटेगरी या इन चीज़ों के जो कैशे है वो डिलीट करूं। तो ये आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। मिनीफाई HTML यस, मिनीफाई CSS यस, कंबाइंड CSS। अब यहाँ पे बात आती है मिनिफिकेशन की और कम्बिनेशन की, कि आपकी जो CSS फाइल अगर एक से ज़्यादा है तो क्या उनको कंबाइन कर दे ताकि एक ही रिक्वेस्ट जनरेट हो, तो हम इसको यस कर देते हैं। कंबाइन JS, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका सर दर्द होगा मेन वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी, जो कि नॉर्मली आपकी जो रेंडरिंग है उसको भी ब्लॉक कर सकती हैं, या आपकी जो एग्जीक्यूशन है उसमें भी ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती हैं और आपका जो स्कोर है वो डाउन जा सकता है। अच्छा, gzip कंप्रेशन इसको आपने इनेबल रखना है। ब्राउज़र कैशे डेफिनेटली इसको आपने इनेबल रखना है। इमोजीज को आप डिसेबल रख सकते हैं। अच्छा, रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट के लिए इसमें वो कहते हैं कि आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। लेजी लोड के लिए भी प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। अगर आप गूगल फ़ॉन्ट्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे हम सबमिट करते हैं क्योंकि हमने सिर्फ बेसिक और फ्री वर्जन यूज़ करके ही इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा, इसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी प्रीमियम है, CDN भी प्रीमियम है, तो फिलहाल हम इसको एज इट इज़ लीव कर देते हैं और अपना स्कोर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? पेज स्पीड का स्कोर चेक करना है। तो हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे जिससे हम पेज स्पीड की जो स्कोरिंग है उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप गूगल पे आ जाएंगे और गूगल पे आप सिंपली अगर पेज स्पीड भी लिखते हैं तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला है developers.google, दूसरा है pagespeed.web.dev और तीसरा है GT मैट्रिक्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप GT मैट्रिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर चेकिंग योर वेबसाइट पेज स्पीड स्कोर। लेकिन GT मैट्रिक्स हमारे वेब पेज को डेस्कटॉप वर्जन के लिए टेस्ट करता है, जो कि डेस्कटॉप वर्जन के लिए अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ करना आसान है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल पेजेस। मोबाइल पेजेस के लिए ऑप्टिमाइज़ करना थोड़ा टफ है। खैर, हम जाते हैं pagespeed.web.dev। अब यहाँ पे हम अपने जो वेबसाइट जिसको ऑप्टिमाइज़ करने जा रहे हैं उसका URL यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम पेस्ट करने के बाद हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं और अब हमारी वेबसाइट की जो पेज स्पीड का एनालिसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि डायग्नोज परफॉर्मेंस इश्यूज़। सो ऑलरेडी मुझे ये 92 स्कोर दिखा रहा है फॉर मोबाइल डिवाइस और डेस्कटॉप के लिए दिखा रहा है मुझे 99। अब आप डेस्कटॉप के लिए देखें तो फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट जो सबसे मेजर पार्ट है मेरे पेज का वो लोड होने में 0.8 सेकेंड्स ले रहा है। पेज को इंटरेक्टिव होने में 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। कोई ब्लॉकिंग टाइम नहीं है और कोई कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट नहीं है। लेकिन ये इतना भी आसान, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जब आप कोई एड्स यूज़ कर रहे होंगे, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज़ कर रहे होंगे, अगर माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का हमने जिक्र किया था, अगर आप उसका कोड यूज़ कर रहे होंगे, अगर आप गूगल एनालिटिक्स का कोड यूज़ कर रहे होंगे, अगर आप गूगल एडसेंस के कोड यूज़ कर रहे होंगे या कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको डेफिनेटली इस स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको अकॉर्डिंगली चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम वापस आते हैं मोबाइल में। मोबाइल में 92 स्कोर दिखा रहा है। अगर आपका स्कोर 80 टू 85 से अबव है तो दैट्स फाइन, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। 85 से ज़्यादा है तो फाइन है, लेकिन डेफिनेटली कोशिश तो करनी है कि नियर टू 100 हो। अच्छा, नीचे आते हैं। फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट 2.6 सेकेंड ले रहा है, जो कि 2.5 सेकेंड्स होना चाहिए। सो अगर ये 3 सेकेंड्स तक भी चला जाता है और मेरे पेज की जो लेआउट है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो आई कैन अकोमोडेट दिस। टाइम टू इंटरेक्टिव भी 2.6 सेकेंड से 2.6 सेकेंड है, दैट्स फाइन। कोई ब्लॉकिंग टाइम नहीं है। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट भी हमारा अंडर कंट्रोल है। सो लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट 2.6 सेकेंड है, ये भी 2.5 होना चाहिए। स्पीड इंडेक्स भी हमारी फाइन है। सो अपेरेंटली हमें चीज़ें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। अब हमने इनको मज़ीद कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है या यहाँ तक हम कैसे है कुछ प्लगइन्स को या ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करके हम उसकी तरफ वापस चलते हैं। सो पहले काम था हमारा कैशिंग को इनेबल करना, जो कि हमने WP फास्टेस्ट कैशे के थ्रू इनेबल कर दिया और हमारी जो बेसिक कैशिंग सिस्टम है वो इनेबल हो चुका है। सेकंड चलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। एक और बहुत बड़ा इशू आपको आएगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन में। इसको फिक्स करना बिल्कुल आसान है। फॉर्चुनेटली इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, आसान सा काम है। अच्छा, इसको आप फ्री में ही ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब फ्री में ऑप्टिमाइज़ करने के भी फर्दर 2 ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है। एक तो है कि आप प्लगइन्स का सहारा लें,
और दूसरा है आप इस सारे काम को मैनुअली करें। तो आई वुड सजेस्ट कि इस सारे काम को आप मैनुअली परफॉर्म करें। मैनुअली परफॉर्म करने के बिल्कुल आसान है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एक वेबसाइट ओपन करें tinypng.com। tinypng.com आपकी वेबसाइट पर मौजूद जो इमेजेस होते हैं, या आप उन इमेजेस को जो आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना चाहते हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनका साइज कम कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी कम करके उनका साइज रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे वेब पेज पे वो बहुत ज़्यादा लोड पुट ना करे। सो tinypng.com पे जाएंगे, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। tinypng.com, अब यहाँ पे कह रहा है ड्रॉप योर वेब पीएनजी और जेपैग फाइल्स हियर। आप अपनी जो फाइल जिसको आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना चाह रहे हैं वहाँ पर अपलोड करने से पहले यहाँ पे अपलोड करें और उसको आप ऑप्टिमाइज़ करें। मैं आपको एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ। अभी एक फ़ाइल जो कि ऑलरेडी ऑप्टिमाइज थी 27 KB की थी, वो अब 23 KB की बन चुकी है और 14% उसके साइज़ में रिडक्शन आई है। तो अब मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। जो मैंने फाइल ऑप्टिमाइज कर लिया उसको मैंने अपने पास डाउनलोड कर लिया। सो मेरी पहली जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है वो कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट है कि मैंने उसको कन्वर्ट करना है वेब पी में। जब आप अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर रहे होंगे तो आपको कहेगा कि अपनी जो इमेजेस हैं उसको नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट्स में सर्व करें, ना कि पीएनजी या जेपैग में। तो उस काम के लिए मुझे वेब पी फाइल चाहिए। अब मैं पीएनजी को वेब पी में कन्वर्ट करूंगा। अब इसके लिए मैं सिंपली गूगल का सहारा ले सकता हूं। गूगल में लिखूंगा पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। अब मेरे पास cloudconvert.com एक वेबसाइट ओपन हो गई है। मैं यहाँ से कुछ फाइल्स को मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ। खैर, मैंने अभी जो फाइल डाउनलोड की इसी को मैं अपलोड करता हूँ। अब यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि आप कन्वर्ट किस चीज़ में करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कन्वर्ट कर दो वेब पी में। अब उसकी भी मज़ीद सेटिंग कर सकता हूँ, आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। कन्वर्ट पे क्लिक करें। अब आपकी जो पीएनजी फाइल थी वो वेब पी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड कर लें। अब ये वेब पी फाइल आपके पास डाउनलोड हो गई। अब आपने जो अपने वेबसाइट पर अपने वेब पेज पे जो इमेज अपलोड करना था, अब वो इंस्टेड ऑफ पीएनजी आप अपलोड करेंगे वेब पी फाइल, जो कि कंपैटिबल है हमारे लेटेस्ट ब्राउज़र्स के साथ। आप याद रखें, अगर कोई आपका विजिटर कोई ओल्ड ब्राउज़र यूज़ कर रहा है तो वेब पी इमेज में भी उसके सामने लोड ना हो, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो खैर, लेकिन आपने वेब पी में ही करना है। अगर हम ये दोनों काम मैनुअली नहीं करते, जो कि मैंने आपको रेकमेंड किए हैं कि आप मैनुअली ही ये सारा काम परफॉर्म करें, अगर आप इसको मैनुअली परफॉर्म नहीं करना चाहते, आप कहते हैं जी सारा काम प्लगइन्स के थ्रू हो, ऑटोमेट हो, तो उसके लिए आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं EWWW इमेज ऑप्टिमाइज़र, और उसके साथ साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं वेब पी एक्सप्रेस। EWW क्या करेगा, वो tinypng.com से जो काम हमने किया है वही काम ये EWWW का प्लगइन परफॉर्म करेगा हमारी वेबसाइट पे, और वेब पी एक्सप्रेस वही काम करेगा जो अभी हमने कन्वर्जन की थी पीएनजी टू वेब पी, और वो वेब पी के जो फाइल्स होंगी उनको सर्व भी करेगा। सो आप या तो ये काम मैनुअली कर सकते हैं इन दो वेबसाइट्स के थ्रू, या इन दो प्लगइन्स के थ्रू आप इस काम को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। सो मैं अगेन अपने वेबसाइट के प्लगइन सेक्शन में जाऊंगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और हम इसको EWW टाइप करते हैं यहाँ पे। सो EWWW इमेज ऑप्टिमाइज़र प्लगइन हमारे सामने आ गया है। ये आप यहाँ से ऑथर के नाम से याद रखा करें कि एक्चुअली वो प्लगइन जो मैं बता रहा हूँ क्या ये वही है। सो एग्जैक्टली WWW इस प्लगइन का ऑथर है, बनाने वाले हैं, मेकर हैं। तो आपने ये प्लगइन यूज़ करना है और मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। सो हमारा प्लगइन इज़ इंस्टॉलिंग और साथ ही इंस्टॉल्ड एंड लेट्स एक्टिवेट इट। तो अब EWW इमेज ऑप्टिमाइज़र मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ। सो आप एक्टिवेट ईजी आयो, ये थोड़ा प्रीमियम होगा, आप इसको स्टिक विद फ्री मोड फॉर नाउ कर दें। अच्छा, दिस विल रिमूव ऑल मेटा डेटा, EXIF, कमेंट्स, कलर प्रोफाइल्स, ऑल एनीथिंग एल्स दैट इज़ नॉट पिक्सल डेटा। सो आप मेटा डेटा को रिमूव कर दें ताकि जो
नॉर्मली जिस कैमरा से फ़ोटो बनाई गई होती है उसकी डिटेल्स उस इमेज के मेटा डेटा में सेव होती हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वेबसाइट के लिए रिक्वायर नहीं होती, हम उनको रिमूव कर देते हैं। सो रीसाइज इमेजेस, हम अगर इमेजेस को रीसाइज करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम विड्थ इतनी लेके जाए, इससे ज़्यादा इमेजेस को ना करें। ऐड मिसिंग डायमेंशंस, ये भी आप ऐड कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप WP रॉकेट यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला ऑप्शन उस प्लगइन में भी मौजूद होता है। सो लेजी लोड के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, कि लेजी लोड वो होता है कि जब तक आपके इमेज तक फोकस ना जाए, आपका इमेज लोड ना हो। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज वर्डप्रेस में बिल्ट इन ये फीचर अब मौजूद है। सो वेब पी कन्वर्जन, आप वेब पी में कन्वर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आप जो हम नेक्स्ट वेब पी एक्सप्रेस करने जा रहे हैं प्लगइन, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं पिक्चर वेब पी रीराइटिंग भी कर देता हूँ। सेव चेंजेस, हमने चेंजेस को सेव कर दिया। अब जो भी नई इमेज अपलोड होगी ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट ऑप्टिमाइज भी कर देगा और उसको वेब पी में कन्वर्ट भी कर देगा। सो अब हम आते हैं मीडिया में। ये आपके सामने बल्क ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ गया। बल्क ऑप्टिमाइज के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और यहाँ से स्कैन फॉर अनऑप्टिमाइज्ड इमेजेस। सो ये स्कैन करेगा कि आपकी वेबसाइट पर कितने इमेजेस मौजूद हैं, जो ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस नहीं हैं उनको ये ऑप्टिमाइज कर देगा। सो देयर इज़ वन इमेज रेडी टू बी ऑप्टिमाइज वन इमेज कर दो, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उस इमेज को ऑप्टिमाइज कर देगा। ऑप्टिमाइज्ड 1 बाय 1 फाइल हो गई, दैट्स ओके। सो अब मैं जाता हूँ एक और प्लगइन, ऐड न्यू, और अब मैं इंस्टॉल करता हूँ वेब पी एक्सप्रेस। वेब पी एक्सप्रेस सर्च करता हूँ और वेब पी एक्सप्रेस के प्लगइन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट किया। सो एक्टिवेट करने के बाद मैं वेब पी एक्सप्रेस की सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ से मेरे पास, अच्छा, आप एनेबल डायरेक्ट रीडायरेक्शन टू एग्जिस्टिंग कन्वर्ट इमेजेस, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपकी जो एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं क्या वो वेब पी पे कन्वर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ पे कहता है कि पहले चेंजेस सेव करो, देन आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि बल्क कन्वर्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेजेस जो कि वेब पी नहीं है उनको आप कन्वर्ट करें तो आप बल्क कन्वर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इन चेंजेस को सेव करता हूँ और मैं अब लाइव टेस्ट भी परफॉर्म कर सकता हूँ। सो कॉपिंग फाइल्स फॉर टेस्टिंग ओके है, इट सीम्स के ऑल ओके है। अब जो इमेजेस सर्व होंगी वो हमारी वेब पे होनी चाहिए। आप इसको न्यू रूल्स ऐड कर सकते हैं .htxs में, वरना खुद ही कर देगा प्लगइन। बहरहाल थोड़ा अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, तो हौसले से काम लेना है। ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल होंगी, लेकिन ये चूँकि एज आ सर्विस भी ऑफ़र की जा सकती है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको इनकी बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। आप इसको एज अ सर्विस किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे सर्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास मिनिफिकेशन और लोडिंग ऑफ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स। हमने अपने जावास्क्रिप्ट की जो अननेसेसरी स्पेसिंग होती है, लाइन ब्रेक्स होती हैं, उनको भी हमने रिमूव करना होता है। इसी तरह CSS फाइल्स में भी इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, लाइक कमेंट्स हो गए या अननेसेसरी डेटा हो गया, उसको भी हम रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो चीज़ है कि आप जो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स की जहाँ तक बात है, तो वो आप कम से कम यूज़ करें अगर पॉसिबल है। अगेन, पेज स्पीड की वजह से अपनी वेबसाइट की जो आपकी फंक्शनैलिटी है, परफॉर्मेंस है, उसको आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन अगर कंप्रोमाइज़ हुए बगैर आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ होती है और आप एक ऐसा स्क्रिप्ट एक्सटर्नल यूज़ करने जा रहे हैं जिसके बगैर गुजारा हो जाता है, तो फिर आपको एक्सटर्नल स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। खैर, आप इसके लिए प्लगइन यूज़ कर सकते हैं ऑटोप्टिमाइज़, जो कि एक बहुत अच्छा प्लगइन है। अगर आप प्रीमियम में जाते हैं तो WP रॉकेट, जो कि मैंने आपको शुरू में ही रिकमेंड किया था, वो ये वाला काम भी खुद ही कर देगा अगर आप उसका प्रीमियम वर्जन डेफिनेटली यूज़ कर रहे हैं तो। WP रॉकेट के साथ एक प्लगइन है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, परफ मैटर्स। सो परफ मैटर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो ये भी आपके गूगल फ़ॉन्ट्स को आपके लोकली होस्ट कराने में हेल्प करता है। आपका जो फाइल जिस पेज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है,
सिर्फ उसी पेज पे लोड हो, ये भी आपको इनेबल करके देता है। और बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेटली प्रीमियम है, जिसके लिए आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए देखिए, नॉर्मली जब प्लगइन्स हम इंस्टॉल करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स वगैरह या एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें एक प्लगइन, ये भी फ्री है, WP ऑप्टिमाइज। अगेन, आप अगर WP रॉकेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको WP ऑप्टिमाइज की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ्री से काम चला रहे हैं फ़िलहाल, तो आप WP ऑप्टिमाइज इंस्टॉल करें और इसके थ्रू अपना डेटाबेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू।